मौजूदा सदर जो है आसिफ अली जरदारी साहब और उनकी बहन फरियाल तारपुर साहिबा, और उसके ओमनी ग्रुप के जो सदर है अनवर मजीद वो, और उसके अलावा फिर लंबी एक कतार जो है लग जाती है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता बहुत सारे रहनुमा इस जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की जो है ना जद में आए। नैब कोर्ट्स को ये केसेस जो है अब तक उड़ा देने चाहिए थे, या इसको अगर ये इसमें कोई सज़ा दे देनी चाहिए थी, तो यानी वो डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ की गई। बिल्कुल डिले टैक्टिक्स। आप ये देखें कि वक्त तब्दील होने का इंतज़ार किया जाए। बिल्कुल 2016 में जो डॉक्टर आसिम पर इल्ज़ाम लगा वो 457 अरब रुपए की मसद उसका घपले का इल्ज़ाम लगा कि 457 अरब रुपए का फ़ायदा डॉक्टर आसिम ने हासिल किया। लेकिन अगर जो नैब से जो केस ट्रांसफ़र हुआ है अदालत से FIA को, तो उसमें टोटल जो आदाद शुमार है वो 12 अरब रुपए के हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 8 बरस तक नैब 457 अरब रुपए से माइनस होती होती 12 अरब रुपए तक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट आदिल जवाद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी नादिर ख़ान। नाज़रीन, आज हम आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आने वाले एक इंतहाई अहम फ़ैसले के बारे में कुछ तफसीलात से आगाह करेंगे। इस फ़ैसले की कुछ थोड़ी सी हिस्ट्री बताएंगे और इस फ़ैसले के नतीजे में जो सूरत हाल पैदा होगी और जो उसके आने वाले दिनों में जो असरात आएंगे कि वो लीगली जो पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है उनके ख़िलाफ़ जो बनाए गए फाइनेंशियल क्राइम के केसेस हैं उनका क्या मुस्तकबिल होगा, इस हवाले से बताएंगे। नादिर साहब, पहले तो इस वाक़े की हिस्ट्री बता देंगे। नैब तरामीम के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम को बरकरार रखा है, जो कि इससे पहले जो है माजी के चीफ़ जस्टिस जो उमर अतिया बंदयाल ने एक इसके मुतज़ाद फ़ैसला दिया था। जी बहुत शुक्रिया आदिल साहब। गुज़िश्ता हुकूमत में जब PDM की हुकूमत जब तश्कील आई तो उसमें सबसे पहले तरजीह उनको नैब के इदारे को ख़त्म करने के हवाले से उन्होंने सबसे और उसका बरमला इजहार भी किया गया था। लेकिन फिर उसके बाद पार्लियामेंट में जो है वो नैब की तरामीम जो है वो पेश की गई थी, और उन नैब की तरामीम में बहुत सारे ऐसे मामला थे जिसमें आवाज़ें ये आ रही थी कि बहरहाल के जितने भी सियासी जो नैब में जो केसेस बने थे 2010 के बाद से, उनका इम्कान ये था कि उनके ख़िलाफ़ जो है ना, क्योंकि वो केसेस नैब से निकल के मुख्तलिफ़ इदारों को जो है वो तकसीम होंगे। तो साबिक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने जिस दिन वो रिटायर्ड हो रहे थे उस दिन उस नैब की तरामीम को कलादम करार दिया था, और उसका फ़ैसला जो हुकूमत ने जो पार्लियामेंट से जो मंजूरी दी थी उसको वो मुअत्तल कर दिया गया था। तो वो ये गुज़िश्ता सितंबर 2023 में ये हुआ था। तो लेकिन मौजूदा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने, उनके 5 रुकनी बेंच ने, यानी लार्जर बेंच ने जो है वो 5 सितंबर 2024 को अपना एक तहरीरी फ़ैसला जारी किया है, जिसमें उन्होंने पार्लियामेंट को एक आइनी इदारा तस्लीम करते हुए ये फ़ैसले में अभी तो उसका तफसीली फ़ैसला तो जारी नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल तरामीम को जो है वो मंजूरी दे दी तौर पर, यानी तमाम 5 जजों, जो कि ये एक थोड़ी सी गैर मामूली बात है। आज कल जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो बल्कि गुज़श्ता कई सालों से जो एक सिचुएशन है, जो सुप्रीम कोर्ट में 2 ग्रुप्स जो पाए जाते हैं, जो कि पहले काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जब बिल्कुल नहीं थे चीफ़ जस्टिस तो वो एक दूसरे ग्रुप का हिस्सा थे। अब जो है वो एक उनके ख़िलाफ़ जब वो चीफ़ जस्टिस बने हैं तो उनके सामने भी एक ग्रुप आ गया जो उनके काफ़ी फ़ैसलों से इख्तिलाफ़ कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और बहुत सारे कानूनी माहिरीन, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हों या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप से, और इसके अलावा दीगर भी जो कानूनी माहिरीन हैं, तो उनका यही मौक़िफ़ है, तकरीबन सबका एक तरफ़ा मौक़िफ़ है कि जो नैब तरमीम है उससे तमाम ही सियासी जमातों के कायदीन को फ़ायदा होगा, चाहे वो तोशाखाना केस हो या बेनामी अकाउंट्स की मामलात हों, तो लेकिन वो तमाम ही कायदीन को इसका फ़ायदा होगा, और इसी बुनियाद के ऊपर जो है वो हुआ है। और नैब का जिस तरह से बेदरीक इस्तेमाल किया गया है, हमें उस पर भी बात करनी चाहिए कि उसका जो पॉलिटिकल इस्तेमाल किया गया मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से हर दौर में, तो उसके बाद अगर ये मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इस बात पर राज़ी हो गई है तो ये भी एक खुशाइन बात है कि वो इस इदारे को के तहत होने वाले जो इसका जो मिसयूज़ किया गया और इस इदारे की बुनियाद पर जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ मुल्क की, और उसके अंदर फिर वो सियासतदानों के साथ साथ कारोबारी इदारों को भी रगड़ा गया और उनको भी नुकसान हुआ, इससे मुल्क की इकॉनमी को भी, और आखिर में तो सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई थी कि कोई भी सरकारी अफसर किसी फाइल पे साइन करने को तैयार नहीं, काम करने कोई प्रोजेक्ट की मंजूरी का जो है एक बड़ा इशू, सबसे बड़ा मामला ये होता है। तो अब नैब तरमीम तो हो चुकी हैं,
और नैब तरमीम के बाद अब केसेस मुंतकिल होना शुरू हो चुके हैं नैब से। तो हाल ही में जो है वो FIA कराची को जो है वो 2 अहम केसेस मुंतकिल हुए हैं, जिसमें एक आपको याद होगा कि 2018 में FIA स्टेट बैंक सर्किल में समिट बैंक के जो सदर है हुसैन लवाई, उनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें कोई 32 के करीब अकाउंट में कोई 30 अरब रुपए से ज़्यादा ऐसे अफराद के अकाउंट थे जो मामूली से मजदूर थे जिनके ऊपर, लेकिन वो बाद में एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन वो जो यानी जाली अकाउंट्स स्कैंडल की बात, स्कैंडल फिर तक जाली अकाउंट स्कैंडल की आप बात कर रहे हैं कि वो एक स्कैंडल जहाँ से शुरू हुआ था, बिल्कुल वो बुनियादी तौर पे एक इंक्वायरी थी FIA ही की, जी 2015 की 2015 की थी, जो कि बाद में पहले एंटी करप्शन सर्कल में थी, उसके बाद वो स्टेट बैंक सर्कल ट्रांसफ़र हुई, या मेरे ख्याल उससे पहले भी कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल में भी रही कुछ इस तरह, ये 2-3 सर्कल्स में वहाँ पे रही। तो इस इंक्वायरी के नतीजे में ही जाली अकाउंट्स केसेस की इंक्वायरी शुरू हुई, जिसमें उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने बहुत दिलचस्पी ली, और उन्होंने ही यानी ये अदलिया, नैब और ये पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का जो एक ट्राइका है, ये बुनियादी तौर पे ये उसका पार्ट रहा है नैब के, जब सियासी जमातों के हवाले से अगर आप देखा जाए तो इसे आप बताइए, मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया। नहीं, बस वो क्योंकि उसी केस की बुनियाद पर जो हुसैन लवाई के ख़िलाफ़ दर्ज हुआ था, और उसी केस की बुनियाद पर एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो फिर बाद में जाली अकाउंट केस में तब्दील हुए, और फिर ये केस FIA से मुंतकिल होकर नैब को ट्रांसफ़र हो गया था 2018 में, और एक ब्रॉड किस्म की जो है वो एक जॉइंट इसमें तो बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन ऐसी हैं जो कि 10-10 साल पुरानी हैं, बिल्कुल 10-10 साल केसेस रेफरेंस अदालतों में मौजूद हैं, बिल्कुल, और वो केसेस जो है जहाँ तक कानूनी माहिरीन कहते हैं कि उन केसेस में कोई दमखम नहीं है। बिल्कुल, असल में दमखम की अगर आप उसको सियासी तौर पर देखा जाए तो जैसे ये भी, अगर ये ओमनी ग्रुप के हवाले से जो एक FIR थी, क्योंकि बाद में मौजूदा सदर जो है मौजूदा सदर जो है आसिफ अली जरदारी साहब और उनकी बहन फरियाल तारपुर साहिबा, और उसके ओमनी ग्रुप के जो सदर है अनवर मजीद, वो, और उसके अलावा फिर लंबी एक कतार जो है लग जाती है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता बहुत सारे रहनुमा इस जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की जो है ना जद में आए। लेकिन बहरहाल क्योंकि 2018 के बाद से आए तो आज 2024 है, तो ना नैब उसके ऊपर कुछ कर सकी, हालांकि उसमें एक सियासी उनकी मुखालफत की जो है हुकूमत भी कायम रही, लेकिन कुछ भी नहीं, लेकिन वो केसेस चूँकि हमारे यहाँ जब केसेस जब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से केसेस किसी पॉलिटिकल पार्टी को, जैसे कि आजकल PTI को टारगेट किया, तो उन पे जो केसेस बनाए जाते हैं वो मेरिट की बुनियाद पे नहीं बनाए जाते, बल्कि वो बाय हुक बाय क्रोक के भाई किसी भी तरह कोई इस वक्त इन पे केस बनाना है। अब वो कोई छोटी सी चीज़ भी, कोई छोटी सी इन्फॉर्मेशन, उसको वक्त ही नहीं दिया जा सकता कि उसको सही तरीके से इंफॉर्मेशन को कल्टीवेट किया जाए एक सही इन्वेस्टिगेशन में, तो उसकी वजह से केसेस कमज़ोर होते हैं, कोर्टों से बरी हो जाते हैं। हालांकि बहुत सारे केसेस में अगर सही इन्वेस्टिगेशन करने का वक्त दिया जाता तो उनमें वाकई पाकिस्तान में करप्शन एक इशू तो है, हम इसको बिल्कुल असरअंदाज तो नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। और इतनी बड़ी करप्शन की जो फैक्ट्री है वो कहीं ना कहीं से चलाई जा रही है बाअसर हलकों की जानिब से। बिल्कुल सही बात है, और इसकी बेनिफिशरीज भी बहुत सारे हैं, मतलब चाहे वो पॉलिटिकल हो साइड पर हो या एस्टेब्लिशमेंट साइड पर हो, मतलब बहुत सारे इसके जो है वो भी अभी भी देखें ना कि ये सारा मलबा जो है ना FIA पे गिरा दिया गया, सारा गन जो है। अब देखिए ना, अब मामला ये है कि ये 2015 की इंक्वायरी थी, फिर 2018 में जब एक हुकूमत बनी तो उस वक्त ये एक FIR में कन्वर्ट हुई, फिर उसके बाद ये जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में अब 2016 में एक और जो नैब रेफरेंस है जो 2016 में दर्ज किया गया, और वो JJVL जो जामशोरा जॉइंट वेंचर लिमिटेड जो डॉक्टर आसिम के हवाले से था कि 2007 से लेकर 2013 के दरमियान वो वफाकी वजीर पेट्रोलियम रहे थे, और उस दौरान में उन्होंने इस कंपनी को जो है वो फ़ायदा पहुँचाया। तो ये 2016 में जो है वो नैब रेफरेंस दर्ज हो चुका है। अब 2016 से 2024 8 बरस गुजर चुके हैं, नैब ने क्या किया उसके ऊपर। चले नैब तरमीम को तो हम कोई भी उसकी मुखालफत भी होगी, हिमायत भी होगी, वो तो अपनी जगह पे, लेकिन नैब ने तो अपना रेफरेंस करके अपना क्या किया नैब ने? नहीं, रेफरेंस जब नैब ने रेफरेंस दाखिल कर दिया तो नैब कोर्ट्स ने क्या किया है, सवाल तो यहाँ से पैदा होता है। सवाल तो है, लेकिन नैब कोर्ट्स को ये केसेस जो है अब तक उड़ा देने चाहिए थे, या इसको अगर ये इसमें कोई सज़ा दे देनी चाहिए थी, तो यानी वो डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ की गई। बिल्कुल डिलेइंग टैक्टिक्स। आप ये देखें कि वक्त तब्दील होने का इंतज़ार किया जाए। बिल्कुल 2016 में जो डॉक्टर आसिम पर इल्ज़ाम लगा वो 457 अरब रुपए की मसद उसका घपले का इल्ज़ाम लगा कि 457 अरब रुपए का फ़ायदा डॉक्टर आसिम ने हासिल किया। लेकिन अगर जो नैब से जो केस ट्रांसफ़र हुआ है अदालत से FIA को, तो उसमें टोटल जो आदाद शुमार है वो 12 अरब रुपए के हैं।
तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 8 बरस तक नैब 457 अरब रुपए से माइनस होती होती 12 अरब रुपए तक आ क्या गई। का इल्ज़ाम रह हाँ, गया। तो अगर वो तो अब इस केस में लेकिन अब मसला तो यही पैदा होगा ना कि अब इस केस में एफआईए अगर मेरिट पर भी किसी केस को ख़त्म करती है तो उस पर ये पॉलिटिकली आवाज़ें उठाई जाएंगी कि ये पॉलिटिकल बुनियादों पे असरात की वजह से, यानी केस बनाए भी हमारे यहाँ पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं और फिर जब उन्हें ख़त्म किया जाता है तो वो भी पॉलिटिकल तरीके से ख़त्म किए जाते हैं, उसका ड्यू कोर्स नहीं मुकम्मल होने दिया जाता। अब ये देखिए ना, मामला ये है कि 8 बरस तक नैब तो लेके चली गई। अब लेकिन क्या होगा कि सारा गंद अगर फ़र्ज़ करें कि अगर नैब एफआईए का तफ्तीशी अफसर उसको मेरिट की बुनियाद पर भी अगर उसको एविडेंस नहीं मिलता और उसको ख़त्म कर देता है, फ़र्ज़ करें, तो इल्ज़ाम तो फिर भी एफआईए पर ही गिरेगा। बिल्कुल कि भाई आपने पॉलिटिकली तौर पर इसको जो है वो कर दिया। तो अब मसद एफआईए की तरफ से या नैब की तरफ से, अब आप किसकी तरफ भी जाएंगे, इल्ज़ाम आप पर जो है ना वो इदारों पे लग रहा है और ये इदारों की पर सवाल चलाए जाने वाले हलकों की जिम्मेदारी है। हम आज की इस गुफ्तगू को नाज़रीन, ये इंक्वायरीज़ जो है तकरीबन जो बताया जाता है तकरीबन 300 के करीब केसेस जो है वो एफआईए से नैब से इस कानून के नतीजे में मुंतकिल किए जाएंगे। अभी सिर्फ 2-3 बड़े केसेस जो कि प्रायोरिटी पे शायद हैं, बिल्कुल, तो उन्हें कर दिया गया, एक को सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पे किया गया और एक ओमनी ग्रुप के केसेस हैं। ये 300 केसेस जब आए, इस हवाले से हम मज़ीद आपको हम एफआईए के जो हमारे ज़राए हैं वो हमें आगाह करते रहते हैं और हम आपको भी आगाह करेंगे कि इन 300 केसेस का क्या मुस्तकबिल है और किस तरह वो एफआईए को मुंतकिल किए जाएंगे या उनका और क्या मुस्तकबिल होगा। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।